तो हेलो गाइस, दिस इज यूसुफ श्रीवास्तव। वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1984 से लेकर 2011 तक हुए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट के बारे में, जो हमारे संविधान में जो भी संशोधन किए गए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो हमारी पार्ट 3 वीडियो है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि आज़ादी के बाद से लेकर इमरजेंसी लागू होने तक किस तरह से जो भी संविधान में संशोधन किए गए थे वो उनके बारे में आप जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 50th अमेंडमेंट एक्ट 1984, जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर्ड करता था, पार्लियामेंट को सशक्त करता था कि वो फंडामेंटल राइट्स जो भी एम्प्लॉय काम करते थे, जो भी एम्प्लॉय थे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, या फिर जो आर्म फोर्सेस के लिए हमारे काम करते थे, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे काम करते थे, जो एम्प्लॉय, उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 51st अमेंडमेंट एक्ट 1984। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लोकसभा में जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, वहाँ के जो भी एसटीज थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थे, उनके सीट्स को रिजर्व करता था लोकसभा में, एज वेल एज वहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेटिव थे, जो मेघालय और नागालैंड के जो स्टेट असेंबलीज थे, उनमें भी एसटीज के सीट्स को रिजर्व करने के लिए था। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो राजीव गांधी के शासन के टाइम का है, विथ द व्यू टू पुट द एंड ऑफ द पॉलिटिकल डिफ्लेक्शन। यानी जो उस वक्त जो राजीव गांधी के शासन में जो भी दल बदल, उस वक्त काफ़ी दल बदल हुआ करते थे, लोग एक पार्टी से निकल कर दूसरे पार्टी में जाया करते थे, और ये बहुत ही कॉमन हो गया था उस टाइम पे। तो इसे रोकने के लिए राजीव गांधी के शासन में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 में। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा गया। उसके बाद ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी कि जो भी दल बदल करते थे उस टाइम पर, उनके दल बदल करने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव से। इसे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। नेक्स्ट है 59 अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये अमेंडमेंट बेसिकली आर्टिकल 356 में किया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि जो पहले मैक्सिमम पीरियड था इमरजेंसी लगाने का वो 2 ईयर था, उसे बढ़ाकर 3 ईयर का कर दिया गया, और इसके बाद नेशनल इमरजेंसी पंजाब में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगा दी गई थी। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, जो कि रिड्यूस करता था 21 ईयर्स टू 18 ईयर लोकसभा में या स्टेट असेंबली में जो भी वोटिंग होते थे, जो वोट करने का अधिकार था, उन्हें 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, जो कि इफेक्ट में आया था 1/2/1992 से। ये अमेंडमेंट एक्ट उस वक्त नए आर्टिकल्स को इंसर्ट करता था, आर्टिकल 239A एंड आर्टिकल 239AB, जिसके अकॉर्डिंग जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरह डिज़ाइन करके उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई और वहाँ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया। नेक्स्ट है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992, दिल्ली की तरह डिज़ाइन करके उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई और वहाँ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया। नेक्स्ट है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे पहले आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन हुआ करते थे, उसमें स्टेट असेंबलीज या फिर जो हमारे पार्लियामेंट के जो हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, वही केवल उनमें पार्ट लिया कर सकते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट इसमें दिल्ली को भी ऐड किया गया, दिल्ली और पांडिचेरी को ऐड किया गया टू इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसके बाद टोटल लैंग्वेज जो हो गए हमारे वो 18 हो गए थे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि इंश्योर करता था पंचायत को डायरेक्ट इलेक्शन के लिए इंश्योर डायरेक्ट इलेक्शन टू द ऑल सीट इन पंचायत
उसके साथ साथ एसटी के वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ एसटी और एसटी के रिजर्वेशन को भी इंश्योर करता था। और इसके साथ साथ पार्ट 9 ऐड किया गया, जिसमें कि एक नया अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक नया पार्ट 9 ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243A टू 243O तक किया गया, जिसमें कि एक नए पार्ट में इस पार्ट में द पंचायत को ऐड किया गया और एक नया 11th शेड्यूल कंटेन किया गया, जिसमें 29 फंक्शन ऑफ पंचायत को डाला गया, यानी पंचायत के 29 फंक्शंस को इसमें इंक्लूड किया गया। 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़, जो कि नगर पालिका या म्यूनसिपालिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया, जिसमें कि वो डायरेक्ट इलेक्शंस, वहाँ की जो सीटें हैं उन पर डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए जा सकते थे। और साथ साथ अमेंड करके एक नया पार्ट 9A ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243P टू 243ZZ यानी टोटल 18 म्यूनसिपैलिटीज़ के जो फंक्शंस हैं उन्हें ऐड किए गए। 76 अमेंडमेंट एक्ट 1994, ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिलेटेड है तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 से, जिसके अकॉर्डिंग 69% रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या वहाँ के स्टेट सर्विसेज में दिया गया था। चूँकि तमिलनाडु रिजर्व एक्ट 1994 को 9 शेड्यूल में डाला गया, जिससे वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट हो सके। और इससे पहले चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये कहा था कि जो भी रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) में आते हैं उन्हें 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसे जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्टेट सर्विसेज से जुड़े हुए थे, उन्हें 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 जो कि रिजर्व करता था गवर्नमेंट जॉब में एससी और एसटी के रिजर्वेशन से रिलेटेड था, जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशंस में एससी और एसटी के रिजर्वेशन से रिलेटेड था। ये अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन प्रमोशन को नलिफाइड करता था। 78 अमेंडमेंट एक्ट 1995 जिसमें कि टोटल 27 लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, और उसके बाद टोटल जो 9th शेड्यूल में टोटल नंबर ऑफ एक्ट्स थे उन्हें वो बढ़कर 284 तक हो गए थे। 79 अमेंडमेंट एक्ट 1999 जिसके अकॉर्डिंग एससी और एसटी के रिजर्वेशन में लोकसभा में उनकी सीट्स को 10 साल और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2010 यानी 60 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 50 ईयर्स थे उन्हें बढ़ाकर पहले 40 ईयर्स थे, फिर उन्हें बढ़ाकर 50 ईयर्स हुआ, फिर उन्हें बढ़ाकर 60 ईयर्स तक कर दिया गया, यानी कि टोटल 2010 तक टोटल सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी एससी और एसटीज़ के लिए। 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000 इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 269 को अमेंड किया गया और एक नया आर्टिकल 270 ऐड किया गया और आर्टिकल 272 को एबोलिश कर दिया गया। ये जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड हैं स्टेट और सेंट्रल के बीच सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये आर्टिकल 16(1) को अमेंड करता है और इसमें एक नया क्लॉज 4B को ऐड किया गया, जिसके बाद जो भी SC ST से रिलेटेड जो अनफिल्ड वैकेंसीज थे उन्हें फिल्ड करने के लिए किया गया, और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्रीवियस लिस्ट थी उसमें 50% से प्रीवियस लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फिलिंग द 50% कोटा ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो कि लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स को अगले 25 सालों तक न बढ़ाने के लिए इनकरेज करता था, और ये इसलिए किया गया ताकि जो भी पॉपुलेशंस लिमिट हैं, जो पॉपुलेशन लिमिट मेजर्स हैं, उन्हें इनकरेजमेंट मिले और पॉपुलेशंस को बढ़ावा न मिले। 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A को अमेंड करता है। द अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी टू द SCs ST फॉर द प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी ST ST के लिए प्रोवाइड किया गया। इट सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी टू एनी क्लास फॉर द वर्ड इन मैटर ऑफ द प्रमोशन टू एनी क्लास, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड थे इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास को सब्स्टिट्यूट करके उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी को ऐड किया गया, और उसके बाद जो नया वर्ड हुआ इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी इन एनी क्लास।
नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद राइट टू एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को हम एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया और एक नया आर्टिकल 21A को बनाया गया, जिसके बाद ये डिक्लेयर किया गया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manner as the state may determine। इसके बाद एक नया आर्टिकल 21A को डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद स्टेट्स को फ्री एजुकेशन के लिए जो चिल्ड्रंस हैं 6 साल से लेकर 14 साल तक के, यानी 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे होंगे उन्हें फ्री एजुकेशन के लिए स्टेट्स को डिटरमाइन किया गया। सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इट्स नाउ रीड्स द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड early childhood cares and education for all children until they complete the age 6 years। Added the new fundamental duties under article 51A which reads, यानी कि एक नया आर्टिकल, ये नया फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंदर में ऐड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी जो भी 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए गार्जियंस की एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ फिक्स कर दी गई, जिसके बाद उन्हें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके बाद एक नया प्रोविजन सर्विस टैक्स ऐड किया गया आर्टिकल 268A में, जिससे सेंट्रल जो है सर्विस टैक्स लगा सकती है पूरी जगह और इसे कलेक्ट करने का काम सेंट्रल और स्टेट्स दोनों को दिया गया, जिसकी जो प्रिंसिपल्स होंगे, जिसके जो रूल्स होंगे वो पार्लियामेंट बनाए। नेक्स्ट है 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर एससीज और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर एससीज आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज आर्टिकल 338A बनाया गया, जिसमें टोटल मेंबर्स हैं उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 19th अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके बाद जो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब्स के जो संख्या थी, उसमें बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उनकी संख्या को मेंटेन किया गया, उनकी संख्या को फिक्स किया गया। नेक्स्ट है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए, उनकी संख्या 50% से ज़्यादा नहीं की जा सकती थी, जो कि आर्टिकल 75(1)A में आता है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट, और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर को लेकर जो टोटल मिनिस्टर्स हैं उनकी भी संख्या 15% तक ही की गई। बट द मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स एंड शैल नॉट बी लेस देन 12, यानी 12 से कम नहीं हो सकते थे, 12 मिनिस्टर्स ही होंगे टोटल। द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, जिसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ पर्टेनिंग टू exemption from the disqualification in case of split in 1/3 members of the legislative party have been deleted, and it means that the deflation has no more protection on the ground of splits। यानी कि अगर बाई चांस पार्टी डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, तो उस केस में जो डिफ्लेशन है उसके जो प्रोविजंस थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके बाद 4 नए लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिकग्नाइज लैंग्वेज के तौर पे ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज लैंग्वेज हो गई है, जिसके बाद टोटल संख्या जो हो गई 22 हो गई। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2006, जिसके बाद टोटल 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दी गई। 94 अमेंडमेंट एक्ट 2006, जिसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर बनाया गया। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009, जिसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जो संख्या थी उसे 10 साल और बढ़ा दी गई, जो कि पहले 60 ईयर्स थी, अब उसे 70 ईयर्स तक कर दिया गया। 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ फंडामेंटल राइट,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसमें एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ऐड किया गया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया गया। इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच टाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और हमारे 9B में एक नया टाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक था। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।